हेलो गाइस, ये मेरे यूट्यूब पर पहली वीडियो है और इस वीडियो को मैं पहली बार डाल रहा हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। और ये चैप्टर है, ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और मेरा यूट्यूब चैनल नाम है महावीर स्टडीज और मेरा यूजर नेम है सन्नी राठौर। ठीक है भाई, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम फ्रांसीसी क्रांति के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति तो यानी कि फ्रांस की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है भाई? फ्रांस की बात हो रही है। लेकिन हम इस क्रांति को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बेसिकली याद होने ही चाहिए। अगर हमें ये चीजें याद नहीं होंगी तो हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए पहले इन चीजों को याद कर लेते हैं। अब भाई देखिए, पहली चीज कौन सी है? तो देखिए भाई, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। यानी कि जो 18वीं शताब्दी का जो समय था, 18वीं शताब्दी का जो समय था उसमें फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, यानी कि बटा हुआ था। तो भाई देखो, पहला वर्ग कौन सा था? प्राथमिक स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट, तीसरा तृतीय स्टेट। अब भाई इन तीनों वर्गों में बटे हुए थे। अब इनके अंदर कौन कौन से लोग आते थे? तो भाई इसमें देखो कौन कौन से लोग आते थे। प्रथम स्टेट में भाई चर्च के पादरी लोग आते थे। यानी कि इसके अंदर वो लोग आते थे जो चर्च के पादरी लोग हुआ करते थे, वो प्राथमिक स्टेट में आते थे। अब बात करते हैं द्वितीय स्टेट की। तो भाई देखो, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग। कौन आते थे इसमें? फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग आता था, या फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। ठीक है भाई, और अब बात करते हैं तृतीय स्टेट की। तो देखिए भाई, तृतीय स्टेट में वो सभी लोग आते थे जो प्राथमिक और द्वितीय स्टेट में नहीं आते थे, जैसे गरीब लोग, अमीर लोग, बड़े व्यापारी, वकील लोग, इस प्रकार से सभी लोग आते थे। इसमें भाई बड़े व्यापारी, वकील, किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सारे के सारे लोग आते थे। भाई थोड़ी सी लाइंस की प्रॉब्लम है क्योंकि ये मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरी बेकार हो चुकी थी। ठीक है भाई, तो इस वजह से ये मेरी लाइंस जो है, अगर मैं इसे मिटाऊंगा तो ये भी रफ हो जाएगा, इसलिए भाई मैंने इस पर ऐसा ही कर दिया है। ठीक है भाई, तो अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, ये सारे के सारे 3 वर्गों के बारे में मैंने बता दिया। भाई 3 वर्गों में से किसको कैसा विशेष अधिकार प्राप्त था या किसके पास कितनी भूमि थी, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए भाई, लगभग 60% जमीन, लगभग जो 60% जो जमीन थी ना, उस पर कुलीन, चर्च और ये जो तीसरे स्टेट है इसके अमीर लोगों का अधिकार था। यानी कि पूरे फ्रांस में 100 में से 60% ऐसी जमीन थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ कुलीनों का अधिकार था और चर्च का अधिकार था, और तृतीय स्टेट में जो अमीर लोग आते थे उनका अधिकार हुआ करता था। ठीक है भाई, तो तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला जो कर था उसको हम क्या कहते थे? टाइल कहते थे। यानी ये जो तृतीय स्टेट है, तृतीय स्टेट, इससे क्या हुआ था? उससे सरकार जो होती थी टैक्स वसूलती थी, यानी कि कर वसूलती थी। जैसे आज भी हमारी सरकार है, वो आम नागरिकों से टैक्स वसूलती है। क्यों? ताकि अपने देश की अच्छी अर्थव्यवस्था कर सके। तो उसी प्रकार से क्या होता था भाई, ये तृतीय स्टेट था, इसके अंदर जितने भी लोग आते थे उन सभी से कर वसूला जाता था। ठीक है भाई, और उस कर का क्या नाम था? उस कर का नाम था टाई। ठीक है भाई, ये कई बार आप लोगों से पूछ लेता है, इसलिए भाई ये चीज याद रखना है आप लोगों को, ये बहुत जरूरी है। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों के पास जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे इन वर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी कि देखो भाई, पादरी वर्ग के लोग यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इन दोनों स्टेट्स के पास जन्म से ही एक अधिकार प्राप्त था। क्या? ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी इन दोनों स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में पैदा होगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स सिर्फ एक ही स्टेट देता था, वो था तृतीय स्टेट। ठीक है भाई, केवल तृतीय स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ठीक, अब यहां से मेन स्टोरी शुरू होती है। फ्रांसीसी क्रांति की मेन स्टोरी अब यहां से शुरू होती है। अब भाई देखिए, इसमें क्या था भाई कि 14 जुलाई जो 1789 का जो समय था, जो दिन था, वो जो समय था या वो जो दिन था, वो पेरिस जो शहर है, पेरिस एक शहर है, वो राजधानी भी है फ्रांस की। ठीक है भाई, और ये बहुत बड़ा शहर है, इसी शहर के ऊपर चैप्टर दे रखा है। तो क्या था भाई, 14 जुलाई 1789 का जो समय, जो दिन था, वो जो दिन था ना, वो पेरिस जो शहर था उसके लिए आतंक का साया लेकर के आया था। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो आतंक का साया लेकर के आया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर के लिए आतंक का साया लेकर आई थी। ठीक है, अब कैसे लेकर के आई, अब वो आगे पढ़ते हैं। तो सम्राट ने फौज को शहर में घुसने का आदेश दिया। यानी कि जो सम्राट था, सम्राट, उसने क्या किया भाई, अपनी फौज से कह दिया कि जाओ मेरे पूरे के पूरे पेरिस शहर में
फैल जाओ, या सारे के सारे समाज में जाकर के फैल जाओ। तो भाई क्या हुआ, लोगों के अंदर यानी कि परंतु लोगों के बीच अफवाह फैली कि सम्राट ने लोगों पर गोलियां चलाने की इजाजत दी। यानी कि जो सम्राट है उसने पता है क्या कह दिया, ये लोगों को अफवाह फैल गई, अफवाह यानी कि भ्रम हो गया क्या, कि जो सम्राट है उसने इजाजत दे दी कि जाओ जाकर के जितने भी पेरिस के अंदर लोग हैं उन सब पर गोलियां चला दो। ये बात कह दी, अफवाह फैल गई लोगों के अंदर। लेकिन सम्राट ने क्या कहा था, उसने सिर्फ ये कहा था कि जाइए सारे के सारे समाज में फैल जाइए, सारे के सारे शहर में फैल जाओ, ये कहा था उसने। ठीक है भाई। तो अब जब सभी लोगों के मन में ये अफवाह फैल गई, आम नागरिकों के अंदर, कि भाई हमारे ऊपर गोलियां चलेंगी, तो भाई वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखो क्या हुआ, लगभग 7,000 स्त्री और पुरुष ये सभी लोग टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गए और एकत्रित हुए और जन सेना का गठन किया। जो जन सेना था, इन्होंने एक प्रकार का जन सेना ये समूह बनाया। उसके तहत इन्होंने क्या किया, इन सभी लोगों ने प्लान बनाया कि चलो भाई चलते हैं, शासक को ही मार देते हैं। ठीक है भाई। तो इन लोगों ने भाई क्या किया, ये सारे के सारे लोग शासकीय इमारतों पर चले गए। फिर ये सारे के सारे जब 7,000 स्त्री और पुरुष इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के सामने, उसके बाद इन लोगों ने एक जन सेना का गठन किया और फिर उसके बाद में क्या किया, शासकीय इमारतों में घुसकर हथियार ढूंढे। और फिर इन्होंने हथियार ढूंढे। हथियार ढूंढने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी शहर था सब में फैल गए, हथियार ढूंढ लिए। उसके बाद में इन्होंने राजा को ही पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया था। इस प्रकार से भाई ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और लुई 16 की मृत्यु के बाद ही ये फ्रांसीसी क्रांति या जो ये क्रांति थी ये समाप्त हुई थी।